बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे, महफूज भी होंगे। आज समझते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट एंड कंट्रीज विथ न्यूक्लियर वेपन्स। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है और ये इसका प्रोसेस कैसे होता है और कितना परसेंटेज जो है वो लीगल है, वो जायज़ है फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर कमर्शियल यूज़, उसको समझते हैं। और फॉर रिसर्च रिएक्टर्स कितना परसेंटेज जो है वो आपको चाहिए, जो कि अलाउ भी है इनरिचमेंट को लेकर। और फॉर वार पर्पस जो हैं वेपन्स के लिए, वार हेड्स के लिए कितना इनरिचमेंट नीड है, ज़रूरत है, उसको भी समझते हैं। उसके साथ साथ हम समझते हैं कि आजकल कितने कंट्रीज़, कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्स कहलाते हैं, जिनके पास वेपन्स मौजूद हैं, एटम बम हैं उनके पास। और उन्होंने कब टेस्टिंग किए, उनका ये सफ़र, ये जर्नी कैसा रहा, ठीक है, जिसको समझते हैं। और साउथ अफ्रीका दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसने एटॉमिक वेपन्स बनाए, इतनी स्ट्रगल की, मेहनत की, 15-20 साल। और फिर क्या किया, बाद में कोई टेस्ट नहीं किया, दुनिया को नहीं दिखाया, बल्कि उल्टा उसने अपने वेपन्स को डिसमेंटल कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसने एनपीटी साइन कर दिया। इसका वजह क्या है, इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया साउथ अफ्रीका ने, इसको समझते हैं। और ईरान को लेकर आज ईरान का जो एनरिचमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितना परसेंटेज जो है ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और उसको वेपन्स के लिए कितना और चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझते हैं आज के इस हम लेक्चर के अंदर। ठीक है जी। आज जो है डेट है 8 मार्च 2026। ठीक है जी। जल्दी में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है डेली करंट अफेयर्स का ऑफर, जो कि एमसीक्यूज टेस्टों के लिए काफ़ी आपको ये सपोर्ट करेगा। ठीक है जी। या हम समझते हैं कोई 20 पॉइंट्स और 20 क्वेश्चंस, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर पीडीएफ, और आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ग्रुप में शेयर कर देते हैं। चाहे वो सीएसएस का एमपीटी है, सीसीई, पीएमएस, एमओडी, लेट, आईएसएसबी, और जो बाकी भी एमसीक्यूज टेस्ट हैं, और उनके अलावा जो आपके इंटरव्यूज़ हैं, वावाज हैं, और करंट अफेयर्स के लिए भी, आईआर के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी, ऐसे के लिए भी, ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। हमारा जो मंथली फीस है इसका बहुत हमने कम रखा है, सिर्फ और सिर्फ 500। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034195988899। अच्छा जी। 1953 8 दिसंबर 53 यूएस का प्रेसिडेंट डिवाइड एजनहावर एक स्पीच करते हैं यूएनजीए के अंदर। स्पीच का टाइटल है एटम्स फॉर पीस नॉट फॉर वार। एटम्स फॉर पीस नॉट वार। आपका ये स्पीच जो है बहुत ही फेमस हो गया। आपने ये कहा कि तमाम जो कंट्रीज हैं ये उनका राइट बनता है कि पीसफुल पर्पस के लिए, फॉर कमर्शियल यूज जो है वो इनरिचमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक जो सर्टेन लिमिट है उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि फिर वो वार के लिए बनाएंगे तो वो दुनिया में काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि लिसन नाउ, यह इनरिचमेंट जरा इसको समझते हैं। यह है U-238, यानी कि यूरेनियम 238, और यह यूरेनियम 235। ठीक है जी। यह क्या इनरिचमेंट, जो इनरिचमेंट है एक्चुअली वो ये है, यहां पर है नेचुरल यूरेनियम, जिसमें जो U-238 है वो है कोई 99.3%। ठीक है। और जो U-235 है, U-235, ये हैवी है, ये काफ़ी जो है वो लाइट है। ये यहाँ पर 0.7% है ये 235 यूरेनियम। और इनरिचमेंट जो है वो क्या है, सिंपली
इस चीज से इसको इंक्रीज करना। U-235 जो नेचुरली अगर आपने डिस्कवर किया, यूरेनियम माइन किया, तो वहां पर आपको मिलेगा लेस देन 1%, 0.7%। ठीक है जी। अब यहां पे देखें जरा, ये बहुत ही कम है यहां पे 235 यूरेनियम। अब इसको आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है जी, दैट इज नॉन एज यूरेनियम एनरिचमेंट। अब 3 से लेकर 5% इसका लो एनरिच्ड यूरेनियम कुछ इंक्रीज हुआ, दैट्स फॉर पीसफुल पर्पस और फॉर कमर्शियल पर्पस, 3 से लेकर 5% तक। ठीक है जी। अच्छा, यहां से आगे अगर आप जाएंगे, काफी तक ये भी लो है, लेकिन 5 to 20% काफी एडवांस होता है ये, एंड दैट इज फॉर रिसर्च पर्पस। और ये भी कुछ कंडीशंस में अलाउ है 20% तक इसको एनरिच करना। ठीक है जी। और यहां से आगे ये है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, और ये कितना ज्यादा हो गया, ये ब्लू कलर का, इट इज 90%। ये जो 90% है, दैट इज फॉर वार, दैट इज फॉर वेपन्स, वार हेड्स। ठीक है जी। तो ये है एनरिचमेंट। अब जब स्पीच किया 53 को एजनहोवर ने, तब यूएन ने बनाया 57 में आकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इट इज इन वियना इन ऑस्ट्रिया, कि आप लुक आफ्टर करें कि कोई लिमिट से क्रॉस ना करे, यानी कि पीसफुल पर्पस के लिए सबका बुनियादी वो हक है, राइट है, उसको सर्टेन लिमिट को वो क्रॉस ना करें। अब यहां पर है 3 to 5% दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पस यूज। ये तमाम कंट्रीज के लिए अलाउ है, इट इज लीगल, फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं आप, एज एनर्जी के तौर पर। ठीक है जी। फिर यहां पर है रिसर्च रिएक्टर्स के लिए 20%, कुछ कंडीशंस में ये अलाउ है। ये एनपीटी ने परमिशन दे दिया, 1968 को साइन होता है एनपीटी, और ये इंप्लीमेंट होता है, ये इफेक्ट होता है 1970 को। तो इसमें ये अलाउ है 20% तक। यहां से क्रॉस नहीं करना आपको। अगर 20 से क्रॉस किया, थ्रेशोल्ड से क्रॉस किया, जो है वो 25% है, 30 है, 40 आगे, दैट मीन्स यू आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स वेपन्स। अभी आपका पीसफुल पर्पस नहीं है, सिर्फ जंग वार के लिए आप चाहते हैं कि आपके पास आने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, और जो 90% तक ये है वेपन्स, यहां पर आप वेपन्स बना सकते हैं। बिल्कुल ये अपर लिमिट है जो है एनरिचमेंट को लेकर। क्लियर? अच्छा जी। न्यूक्लियर फिशन 1938 जर्मनी के अंदर एक खातून है 1932-34 तक इन जर्मनी, लीज माइटनर। लीज माइटनर जो हैं वो काफी स्ट्रगल करती हैं, और उसके बाद ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, ऑटो हान, बर्लिन में एक लेबोरेटरी में जो हैं ये डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियर फिशन को। 1938 की बात है कि इतना एनर्जी रिलीज होता है यहां से, दैट मीन्स कि एक बहुत ही बड़ा सा जो है हम एक वेपन यहां से बना सकते हैं। तो यहां से एक जर्नी, एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है फॉर वेपन। फिर क्या होता है जर्मनी के अंदर, वहां पे जो है, जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान होलोकॉस्ट हो जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, बहुत सारे जो जर्मन ज्यूज हैं साइंटिस्ट, दे लीव जर्मनी फॉर द यूएसए। तो अमेरिका में जाकर वहां पे वो जो है यूएस के लिए बनाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है जी। अच्छा जी, यह है मनहाटन प्रोजेक्ट। 1942 को यह स्टार्ट किया था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, कि हमें चाहिए न्यूक्लियर वेपन। वर्ल्ड वार 2 की बात है, 42 की बात है ये। ठीक है जी। और यहां पे 1,30,000 वर्कर साइंटिस्ट जो वहां पे लेबर फोर्स उसने लगा लिया, और ये खर्चा आए 42 से लेकर 45 तक $2 बिलियन। ये तब की बात है, और ये आज हो जाते हैं, अगर इनको आज हम जो है वो कन्वर्ट करें आज के दौर में, तो दे बिकम ऑलमोस्ट $28 बिलियन। यानी कि अमेरिका ने जो है 2-3 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इतना खर्चा किया, $28 बिलियन आज के दौर में। ये बहुत हैवी जो है वो रकम है, पैसा है ये।
अब यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका ने जो है यहाँ पे मैनहट्टन क्या है इंडीड, ये न्यूयॉर्क का एक जो है एरिया है, दैट इज नोन एज मैनहट्टन, वहां से इस प्रोग्राम का आगाज होता है। और जब ये फैशन के करीब हो जाते हैं, वेपन बनाते हैं, तो ये यहां आ जाते हैं, बिल्कुल यहां से बिल्कुल वो इस तरफ। यूएस का स्टेट है यहां पर ये न्यू मैक्सिको, ये जो मैक्सिको है इसके बिल्कुल नॉर्थ में है न्यू मैक्सिको, यूएस का स्टेट। फिर यहां पे आकर ये प्रोड्यूस करते हैं इस बम को, एग्जैक्टली ये वही बम है, फर्स्ट टेस्ट इन द वर्ल्ड ये होता है। ये है व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज, WSMR, जहां अमेरिका बहुत सारे करता है मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह यहां पे इस जगह पे आकर, ठीक है जी। तो फिर यहां पर जो है अमेरिका ने किए 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ट्रिनिटी कहलाता है ये टेस्ट, और यूएस बन गया दुनिया का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये एग्जैक्टली वो वहां पे एक थंबा लगाया गया, यहां बनाया गया इस बम को, और जहां पे आज ये एक मोनुमेंट भी मौजूद है, लोग बहुत जाते हैं यहां पे इसको देखने के लिए, द एक्चुअल साइट ऑफ द टेस्ट। तो 16 जुलाई 1945 को यूएस ने किया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट यहां पे आकर, ठीक है जी। और फिर यहां पे क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 ही चल रहा है, तो अगस्त महीने में यानी कि नेक्स्ट मंथ में यूएस क्या करता है, यहां पर ये जापान है, ये जापान का शहर है, कैपिटल टोक्यो यहां पे नहीं बल्कि यहां आ जाते हैं, ये हिरोशिमा और ये नागासाकी। अब यहां पर ये जो बम है लिटिल बॉय, काफी स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल यूरेनियम को लेकर, ठीक है जी, ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945, और बहुत नुकसान पहुंचता है हिरोशिमा को यहां पे, ठीक है जी। और ये फैट मैन है, कुछ लगता भी है हट्टा कट्टा फैट मैन की तरह, ये एग्जैक्टली वही पिक्चर्स हैं बमों के नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 45। लेकिन यहां पे इतना नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई इतना शायद एनर्जी यहां से रिलीज नहीं किया इसने, ठीक है जी। तो बहुत लॉस हुआ था हिरोशिमा के अंदर। तो ये जो है फर्स्ट लिटिल बॉय है, दूसरा जो है फैटमैन है, जो यूएस ने ड्रॉप किए थे ऑन 2 सिटीज ऑफ जापान। फिर यहां से वर्ल्ड वार आगे 2 जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, अब वर्ल्ड वार 2 जैसे ही खत्म हो जाता है तो फिर यहां से क्या होता है, एक और जंग कोल्ड वार के नाम से, कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक, सोवियत यूनियन, USSR एंड यूएसए। आज जो रशिया है, रशिया कुल मिलाकर 15 कंट्रीज थे इन यूएसएसआर, ठीक है जी। यहां पे रशिया और 5 कार्ड्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कार्ड्स हो गए हैं। और 3 है कॉक्सस के कंट्रीज, अजरबैजान है, आर्मीनिया और जॉर्जिया है। और आज जो है 6 कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, जहां पे 3 जो हैं बाल्टिक स्टेट्स, इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, उनके अलावा बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। तो ये हैं 15 कंट्रीज, ठीक है जी। तो एक यूएस और सोवियत यूनियन, कोल्ड वार, कोल्ड वार मींस वार विदाउट वेपन्स, वार ऑफ डिप्लोमेसी, वार ऑफ इकोनॉमी, प्रॉक्सीज को यहां पे यूज किया गया, इनडायरेक्ट वार्स यहां पर होते हैं। तो सोवियत फेल्ट के आई एम नाउ इनसिक्योर, मेरा जो राइवल है वो बन गया एटॉमिक पावर और मैं नहीं हूं। तो सोवियत ने बड़ी स्ट्रगल शुरू कर दी, और फिर यहां जो दूसरा बन जाता है एटॉमिक पावर कंट्री, सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया भी कह सकते हैं। वो तमाम जिसके वेपन्स थे वो रशिया के पास हैं आजकल। RDS-1 ये कोड नाम है उस प्रोग्राम का, उस टेस्ट का, RDS-1 और फर्स्ट लाइटिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 49 को यूएसएसआर करता है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट। कहां पे, सेमीप्लाटन्स्क, दैट इज नाउअडेज नोन जस्ट सेमी। ये कहां पर एरिया है, रशिया में आज नहीं बल्कि इन कजाकिस्तान, बिल्कुल यहां पर है ये एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान। ये तब हिस्सा था सोवियत यूनियन का। तो यहां पे आकर एग्जैक्टली ये वो होल है यहां पे, और ये एग्जैक्टली लाइक फेट मैन वही बम है जो नोन एज RDS, ठीक है जी।
तो यहाँ पे जो है सेमी प्लाटेंस्क जो एरिया है कजाकिस्तान का, यहाँ पे आकर सोवियत ने यानी कि रशिया ने यहाँ पर किया टेस्ट, और ये दूसरा बन गया न्यूक्लियर पावर कंट्री। ठीक है जी। और 1949 से लेकर 1991 तक इस एरिया के अंदर यहाँ पे ना एग्जैक्टली वो ये बना हुआ है जो है मोन्यूमेंट भी, ये वो है यहाँ पे क्रेटर बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको क्रेटर से सर्कुलेशन मिलेंगे आपको। कोई 450 से लेकर 600 टेस्टिंग किए हैं सोवियत यूनियन ने, यानी कि आज रशिया हम इसको कह सकते हैं, इसी जगह पे सेमी इन कजाकिस्तान। ठीक है जी। तो दूसरा बन गया यहां पे आज रशिया। उसके बाद यहां पर है नंबर 3 थर्ड एटॉमिक पावर कंट्री द यूके। यूके ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं बहुत पावरफुल कंट्री था पहले, मैं क्यों पीछे। तो यूके जो है टेस्ट करते हैं ऑपरेशन हरिकेन के नाम से, ये टाइटल है, कोड नेम है उस टेस्ट का, ऑपरेशन हरिकेन। और 3 अक्टूबर 1952 को ये टेस्ट होता है यूके का, और ये कहां पर होता है, मोंटेबलो आइलैंड्स में। ये कहां पर आइलैंड्स हैं, यूके में नहीं है, ये जजीरे हैं बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड है बिल्कुल, यहां पर ये कोई 5-6 वहां पे जजीरे आइलैंड्स है, नोन एज मोंटेबलो आइलैंड्स। तो यूके यहां से आकर ब्लास्ट टेस्ट करता है यहां पे इन आइलैंड्स में, इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो फिर यूके बन जाता है थर्ड एटॉमिक पावर कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन 3 अक्टूबर 1952। फिर यहां पे आता है नंबर 4 पे फ्रांस। मैं क्यों रह जाऊं पीछे, मुझे भी लाजमी ये काम करना है। ठीक है जी। जर्बोज बिल्यू, ये फ्रेंच टर्म है, ये नाम है उस कोड नाम है उस टेस्ट को लेकर। 13 फरवरी 1960 रेगान एरिया है, ये किसका एरिया है, फ्रांस में नहीं है। फ्रांस ने किए टेस्टिंग कहां पे, अल्जीरिया के अंदर जी, अल्जीरिया के बिल्कुल यहां पे साउदर्न साइड में, ये अल्जीरिया अफ्रीका के अंदर तो मुस्लिम कंट्री है। तब जो अल्जीरिया था इट वाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल, फ्रेंच ऑक्यूपेशन। तो फ्रांस ने आकर यहां से जो है यहां पर किया अपना टेस्ट इन रेगान। और उस टेस्ट के बाद ना अल्जीरिया के अंदर बहुत जो है लोग हुए अफेक्टेड, लंग्स को लेकर, रेस्पिरेशन को लेकर, और बहुत लोग विक्टिमाइज हुए इस ब्लास्ट के बाद की बात है ये। और फिर यहां बगावत भी शुरू हो गया इसको लेकर, और अल्टीमेटली जो है ऑन 5 जुलाई 62 इनको मिल गया आजादी। फिर फ्रांस ने इसको दे दिया इंडिपेंडेंस अल्जीरिया को। तो फ्रांस बन गया नंबर 4 पे एटॉमिक। ये एग्जैक्टली वही जो है वो जगह है सहारा डेजर्ट, यहां पे डेजर्ट भी है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर यहां पे 5 पे आता है चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। और कोड नाम था टेस्ट का 596। 16 अक्टूबर 1964 लोपनूर, ये चीन का वेस्टर्न पार्ट है, इट इज जिंगयांग। चाइना में 22 प्रोविंसेस हैं, और ये 23 काउंट कर लेते हैं विथ ताइवान। ठीक है जी। और ये जो है 5 इसके हैं ऑटोनॉमस रीजन्स, एक ये जिंगयांग है, फिर ये जो है तिब्बत है, इनर मंगोलिया, कुछ और भी हैं। तो यहाँ जिंगयांग में बिल्कुल ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है चीन का, यहाँ पे आकर द एरिया इज नोन एज लोपनोर, जहां किए थे चीन ने अपने टेस्ट 16 अक्टूबर 1964, और चाइना बन गया द 5th न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये 5 बन गए, और ये 5 वो हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के कहलाते हैं वीटो पावर कंट्रीज भी। फिर यहां पे क्या होता है कि ये सोचते हैं कि अब दुनिया के अंदर अगर इस तरह फास्टली कंट्रीज बनेंगे एटॉमिक पावर, देन द वर्ल्ड विल बी इनसिक्योर। जो प्रोलिफरेशन है वेपन्स का, तो ये बहुत खतरा होगा, डेंजरस हो जाएगा माहौल। तो बस हम किसी और को अब अलाउ नहीं करेंगे, हम ये 5 बन चुके हैं पावरफुल, अब किसी और को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना साइन करते हैं एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1 जुलाई 68 को 3 सिटीज में एट ए टाइम
3 सिटीज कौन कौन से जो हैं? मॉस्को रशिया के अंदर, इन सोवियत यूनियन तब की बात है ये, लंदन यूके, वॉशिंगटन डीसी इन द यूएस, आई मीन इन अमेरिका, ठीक है। और ये अग्रीमेंट साइन होता है 1 जुलाई 68 को, इफेक्ट होता है ये 5 मार्च 1970 को, कि हम किसी और को अब अलाउ नहीं करेंगे, नई उसके पास वेपन्स हों, नई न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, नई यूरेनियम, कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी के पास ये चीजें आ गए, दैट विल बी प्रोलिफरेशन, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि पीसफुल पर्पस के लिए आप 3 से 4-5% एनरिचमेंट कर सकते हैं कमर्शियल यूज के लिए, लेकिन उसको क्रॉस आप नहीं करेंगे, 5 से आपको क्रॉस थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि आजकल इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सूडान, इसने बिला वजह अभी तक साइन नहीं किया, बहुत गरीब है इसको क्या। ये 4 वो कंट्रीज हैं, दे नेवर साइंड द एनपीटी। पाकिस्तान ने, इंडिया, इजराइल और साउथ सूडान ने, दे नेवर साइंड द एनपीटी। और नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, उसने अभी विथड्रॉ किया कि मैं इसको नहीं मानता अब एग्रीमेंट को, ठीक है जी। बेचारा ये गरीब फजूल में इसको साइन नहीं कर रहा साउथ सूडान। अच्छा, अब ये तो जो है अब साइन किया गया ये एनपीटी कि हमें रोकना है प्रोलिफरेशन को, किसी और को अलो नहीं करना। उसके बावजूद भी हमारे पास और भी कंट्रीज जो हैं वो 4 बन गए हैं न्यूक्लियर पावर कंट्रीज। अब इंडिया नंबर 6 पे आ जाता है। नंबर 6 पे इंडिया, इंडिया का फाउंडिंग फादर कहलाता है ये शख्स, होमी जे बाबा। होमी जे बाबा इज नोन एज इंडियाज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है जी। और ये पैदा 1909 में, और 66 में जो है इसका डेथ हो जाता है फ्रांस में प्लेन क्रैश की वजह से। इसने अनाउंस किया कि मैं 18 मंथ में बनाऊंगा इंडिया को एटॉमिक पावर कंट्री विद इन 18 मंथ्स, लेकिन फिर इसका जो है 3 महीनों में होता है प्लेन क्रैश में डेथ। किसने किया? नोबडी नोज इट, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पे क्या होता है कि पोखरान, ये वो जगह है, पोखरान 1 कहलाता है। 18 मई 1974 को किया इंडिया ने एक ब्लास्ट। ये है राजस्थान, जैसलमेर करीब है हमारे बॉर्डर के साथ, यहां पे पोखरान का एरिया है। 18 मई 74 को यहां पे करता है इंडिया, इंदिरा गांधी के अंडर में ये ब्लास्ट, लेकिन ये इतना इफेक्ट शायद नहीं था। और फिर पोखरान 2 11 मई, ये 1998 की बात है। 11 मई को 3 टेस्ट किए इंडिया ने, वाजपेयी का दौर है ये, वाजपेयी 11 मई को 3 टेस्ट किए, फिर 13 मई को 2 और किए, तो 5 टेस्ट किए इंडिया ने। पोखरान 2 के जो है इसका कोड नाम था, 1998 की बात है। नाउ पाकिस्तान फेल्ट इनसिक्योर। अब 98 में तो हमारे पास हम पहले से हो चुके थे 80s के दाई में एटॉमिक पावर, लेकिन हमने टेस्ट नहीं किए थे, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा चलते हैं बैकग्राउंड में। जो भाभा, होमी जे भाभा, इंडिया के प्रोग्राम का फाउंडिंग फादर, उसके नाम से मुंबई में बना हुआ है, मुंबई में ये रिसर्च सेंटर, ठीक है जी। यहां पर हमारे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर। आप काम करते हैं वियना में NIAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वहां पे, ठीक है जी। डॉक्टर मुनीर अंडर IAEA। 64 में ना आप UN के अंडर में कमीशन है, उसके साथ आप इंडिया जाते हैं टू मॉनिटर फॉर इंस्पेक्शन। इनका राइट है, इनके पास ताकत है, वो अथॉरिटी है कि वो जज करें कि रिएक्टर के अंदर कितना एनरिचमेंट हो रहा है, कि लिहाजा ये जो 3 से 5% है फॉर पीसफुल पर्पस, यहां तक ये इन्होंने क्रॉस किया है, तो ये इनका काम है इसको मॉनिटर करना, ठीक है जी। तो जब जाते हैं आप इंडिया में, तो वहां क्या लगता है आपको? सोचते हैं भाई इंडिया ने 5% से क्रॉस कर लिया एनरिचमेंट, और जल्दी में आप आते हैं वापस, टेंशन भी आपको। और जुल्फिकार अली भुट्टो तब थे हमारे वजीर खारजा, तो वियना में 65 में आप करते हैं एक मीटिंग विद भुट्टो कि भाई इंडिया एनरिचमेंट कर रहा है फॉर वेपन। वो थ्रेशोल्ड उसने 5% जो है पीसफुल के लिए, उसको क्रॉस किया हुआ है। अब जल्दी वो क्रॉस करेगा 20% को भी, और फिर जो है वार के हवाले से वेपन्स के लिए। तो पाकिस्तान को भी लाजमी जो है ये काम करना चाहिए। भुट्टो बड़ा
फैन था कि हमारे पास वेपन्स हों, हमारे पास पावर हो। बट अब यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये शख्स इशरत हुसैन उस्मानी जो कि चेयरमैन थे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर अयूब खान। तो उस्मानी साहब और अयूब खान दे बोथ हेटेड न्यूक्लियर वेपन्स। हम ये काम नहीं करेंगे, हम कभी भी एटॉमिक पावर नहीं बनेंगे, इनका ये ख्याल था। फिर यहां पे क्या होता है कि जो है अयूब खान ने उस्मानी ने किया याफर को रिजेक्ट। ठीक है जी। फिर आते हैं हैदर खान, और जब भुट्टो आते हैं दिसंबर 1971 को, और एक महीने के बाद एक मीटिंग बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं मुल्तान के अंदर 20 जनवरी 1972। और तब आपने वापस बुला लिया डॉक्टर मुनीर को कि आप जल्दी आ जाएं वियना से, अब यहां पे जस्ट लीव नाउ आइए। बहुत खुश हो आप? हाँ, ये तो मैं चाहता हूं। तो मुनीर साहब जो हैं वियना से आए यहां मुल्तान पाकिस्तान के अंदर, और आपने जो स्ट्रगल की, डिफरेंट आपने जो है वो टीम बनाई, यूरेनियम के लिए आपने रिसर्च किया, आपने स्ट्रगल किया, और आपने लेटर लिखा डॉक्टर कदीर खान को, जो तब ये थे नीदरलैंड्स में हालैंड के अंदर। और कदीर खान वहां से वापस आए थे 15 दिसंबर को 1975 की बात है। तो तब यहां पे काम शुरू हो चुका था। ठीक है जी। अच्छा, लंबा सफर एक। तो पाकिस्तान 1980 हमने वेपन्स बना चुके थे हम तब, लेकिन हमने तब जो है वो ब्लास्ट नहीं किए, धमाके नहीं किए, टेस्ट नहीं किए। बिकॉज ऑफ सोवियत अफगान वार, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन साइक्लोन, हम उस जंग का हिस्सा थे, कहीं अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर यहां पे क्या होता है? अल्टीमेटली जो है आगे चलकर जब इंडिया ने किए टेस्ट 98 को, तो हमें अल्टीमेटली इंडिया को जो है वो डिटर करना पड़ा, फेस करना पड़ा। चागी 1 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने किए 5 टेस्टें, एंड पाकिस्तान बिकेम द 7th इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये चागी रस्को का हिल है जहां से ये अंडरग्राउंड में वो मट्टी धुआं यहां से निकल रहा है। तो चागी 1 है 28 मई 5 किए हमने टेस्ट है, और चागी 2 को 30 मई को हमने एक और टेस्ट किया। तो कुल मिलाकर हमने यहां पर किए थे 6 न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है जी। तो बहुत बड़ा रोल है यहां पे डॉक्टर मुनीर का। अगर आप दौरा ना करते भाभा मुंबई का, तो शायद आप एडवाइस ना देते भुट्टो साहब को कि हमें भी ये काम करना चाहिए। फिर स्ट्रगल है यहां पे डॉक्टर कदीर खान की, द ग्रेट जुल्फी। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यह नंबर 8 पर है, ये नॉर्थ कोरिया। नंबर 8, इट इज नॉर्थ कोरिया। ये तो जानते हैं इसको आप, बहुत ही खतरनाक। 9 अक्टूबर 2006 है, और ये जगह है यहां पर पुनगरे। ये एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया का बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, यहां पे करता है ये टेस्ट है 2006 9 अक्टूबर। लेकिन ये इतने इफेक्टिव शायद नहीं थे टेस्टिंग। और फिर आपने किए 2009 को, 13 को, फिर 16 को। तो नॉर्थ कोरिया भी जो है वो न्यूक्लियर पावर है, इसके पास वेपन्स हैं। ठीक है जी। फिर यहां पर है नंबर 9 पे इजराइल। इजराइल ने कभी भी जो है टेस्टें नहीं किए, धमाके नहीं किए, दुनिया को नहीं दिखाया ऑफिशियली तौर पे, लेकिन इसके पास वेपन्स हैं अभी। यहां पर एक्चुअली 1956 में होता है सुइज क्राइसिस, जहां इजराइल को और फ्रांस को शिकस्त देता है जमाल अब्दुल नासर। बहुत गुस्सा आता है यहां पे फ्रांस को भी जो है और इजराइल को भी। तो फ्रांस जो है डेमूना एक सिटी है, ये डेजर्ट है, साउदर्न साइड ऑफ इजराइल, यहां पे डेजर्ट एरिया है, और यहां एक शहर है डेमूना के नाम से। तो यहां बनाता है एक रिसर्च सेंटर इजराइल विद हेल्प ऑफ फ्रांस, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डेमोना 58 को इन नजेव डेजर्ट। तो फिर यहां से काम शुरू करता है फ्रांस विथ इजराइल। एंड रिमेंबर, जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि इजराइल जो है इनरिचमेंट कर रहा है फॉर वेपन्स। उसको बहुत गुस्सा आया कि विदाउट आवर परमिशन आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। और उसने कहा कि आई वांट टू इंस्पेक्ट योर दिस प्लांट। और उसका कहना
और कुछ दिनों के बाद उसको कत्ल करना, कैनेडी को। बहरहाल ये कहना है इसराइल का कि जब 6 डे वार होता है अरबों के साथ, 67 की बात है, जून 5 जून से 10 जून तक, उन्होंने 6 डे अरब इसराइल वार। तो तब यहां कहता है इसराइल के, तब मैंने 2-3 बना चुका था मैं न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि 67 में ही इसराइल एटॉमिक पावर बन चुका था, लेकिन इसने जो अभी तक ये टेस्ट नहीं किए हैं। और ये वो रिएक्टर है यहां पर जो है डिमोना में यहां पर, ठीक है जी। तो आज दुनिया में है 9 एटॉमिक पावर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनके पास वेपन्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनपीटी वो मानता है सिर्फ 5 को, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, जो कि एनपीटी ने उनको दिया अथॉरिटी। जो बाद में 4 आ गए हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, उनको नहीं मानता है। अच्छा, आज दुनिया में इनके पास कितने वार हेड्स यानी कि वेपन्स मौजूद हैं? हाईएस्ट नंबर है रशिया के पास 5459, ठीक है जी। नंबर 2 पर यूएस अमेरिका 5170। इन दोनों का जो नंबर है ना, ये आपको एक नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट न्यू स्टार्ट 2010 को साइन हुआ और ये अभी खत्म हो गया है 2026 को। यहां पर यह था कि काफी उन्होंने जो है अपने वेपन्स को डिसमेंटल भी किया था, यहां से कम कुछ ज्यादा हो, बट दैट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। उसके अलावा यहां पर नंबर 3 पर जो है नंबर ऑफ वेपन्स, चाइना के पास 600 अभी, और चीन फासली इस नंबर को इंक्रीज कर रहा है। फिर फ्रांस के पास हैं 290 वार हेड्स, आई मीन वेपन्स। यूके के पास है 225। फिर यहां पे इंडिया हमारा पड़ोसी है 180, हमारा पाकिस्तान 170, इजराइल के पास 90 वेपन्स हैं और 50 विथ नॉर्थ कोरिया, ठीक है जी। ओवरऑल दुनिया में जो आज तकरीबन कोई 12,450 करीब हैं न्यूक्लियर वेपन्स, 12,450 वेपन्स वारहेड्स। लेकिन जो एक्टिव है मिलिट्री के पास वो तकरीबन है 9,000। जो बाकी कुछ 4-5 हजार हैं, कोई 3-4 हजार हैं, वो शायद डिसमेंटल करते हैं या करेंगे, काफी ओल्ड हो चुके हैं। इसके लिए भी मिलिट्री के पास एक्टिव सर्विस में रेडी वो तकरीबन यहां पर है 9,000, ठीक है जी। और ये जो आजकल के वेपन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं एज कंपेयर टू द यूएस जो ड्रॉप किए गए थे हिरोशिमा के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, ये साउथ अफ्रीका, ये लेसोथो कंट्री है, स्वाजीलैंड इसको छोड़ दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को लेकर, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया, देखिए एटॉमिक जो वेपन्स हैं वो बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, स्ट्रगल, मेहनत, पैसा खर्च। 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस, वेपन्स, वार हेड्स ये बना चुका था और 7th वाज अंडर प्रोसेस। 6 एटॉमिक वेपन्स बना चुके थे, टेस्ट करने का बस देर था। फिर यहां पे क्या होता है कि अच्छा, ये 1970 से 89 की बात है, 18, 19, 20 सालों में दे बिल्ट 6 न्यूक्लियर वेपन्स। नेल्सन मंडेला को 1963 में इंपर्जन करते हैं और 90 में रिलीज करते हैं, 27 ईयर्स आप कैद में थे। अब जब मंडेला जो है वो आजाद हो रहा था, 90 में हो गया, तो यहां जो गोरे थे, जो अपार्थड गवर्नमेंट था, दे फेल्ट कि अब यहां पे ब्लैक आ जाएंगे पावर के अंदर, तो उनके हवाले हम ये वेपन्स क्यों करें, वो क्यों फायदा उठाएं, वो क्यों उनको यूज करें, तो अलबत्ता इनको हम कहते हैं अब डिसमेंटल। 1991 को जो 6 उनके पास वेपन्स थे, दे ऑल वर डिसमेंटल्ड, और यहां साइन करता है साउथ अफ्रीका एनपीटी को, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, खत्म, ओवर। और इस चीज को जो है तब के सदर डी क्लार्क ने 93 में खुद कहा कि हमने अपने वेपन्स को डिसमेंटल कर दिया है।
वरना आज ये होता दुनिया का 10th न्यूक्लियर पावर कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, कम टुवर्ड्स ईरान। जो ईरान है, ईरान काफी एनरिचमेंट कर रहा है। देखिए जरा, एनरिचमेंट 3 से 5% जो IAEA के मुताबिक वो लीगल है, जायज है, फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर कमर्शियल यूज आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन ईरान का जो आज एनरिचमेंट है तकरीबन वो है क्लोज टू 60%। अब 20% क्या है रिसर्च के लिए फिर भी अलाउ है अंडर सम कंडीशंस, लेकिन ईरान ने क्रॉस किया 60% तक पहुंच गया है। और वेपन्स के लिए, वार हेड्स के लिए चाहिए 90% एनरिचमेंट। थोड़ा दूर है यहां से अभी भी ईरान। ठीक है जी। अब यहां ट्रंप कहता है ईरान को, आज ट्रंप कर ईरान को कि ईरान जो है वायोलेशन कर रहा है JCPOA अग्रीमेंट का, ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस का, जो 2015 को साइन हुआ था 15 सालों के लिए 2030 तक। और उसमें यह था कि ईरान जो है वो 3.67% से ज्यादा इनरिचमेंट नहीं करेगा। ईरान कहता है जब अग्रीमेंट हमने साइन किया मैंने मान लिया था, लेकिन आपने खुद आकर, ट्रंप ने आकर 18 में यूनिलेटरली इसको खत्म किया अग्रीमेंट को। जब आप लोगों ने खुद एक अग्रीमेंट को खत्म कर दिया, वहां से विथड्रॉ किया आप लोगों ने, फिर मेरी मर्जी है। अगर ये अग्रीमेंट कंटिन्यू करते तो मैं 2030 तक 15 सालों के लिए मैं इतना ही करता एनरिचमेंट, 3.67%, जस्ट फॉर कमर्शियल यूज। खुद आप लोग तोड़ते हैं अग्रीमेंट को, ट्रीटी को, फिर हमें करते हैं बाउंड कि आप इसको माने। अब मेरी मर्जी है। तो 18 के बाद मैंने शुरू किया एनरिचमेंट मजीद, जो मैं यहां पहुंच गया अभी 60% तक, और इंशाल्लाह जल्दी में आऊंगा यहां पे 90 तक। फिर यहां आ जाएगा मेरे पास न्यूक्लियर वेपन। कौन कौन है जो देखना चाहता है ईरान को एज अ 10th न्यूक्लियर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड इन द मुस्लिम वर्ल्ड? मैं चाहता हूं ऐसे डेस्परेटली। ठीक है जी। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है, कौन से कंट्रीज के पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओवरऑल बस अल्लाह से दुआ है कि इनको हम यूज करें जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरेंस। और अगर इनको हमने यूज किया ऐसे ही बस फजूल में, तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। जहां भी रहें खुश रहें, सेफ रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।